कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग मेहनत से सपनों को साकार करते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा ही नहीं किया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के सपनों को पूरा किया और एक नई दिशा दी। श्री जय नारायण चौकसी जी ने पेंड्रा के छोटे से गांव से बैंकिंग में अपने करियर की शुरुआत कर शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अलग नाम बनाया और कलचुरी फाउंडेशन, मध्य प्रदेश के सबसे पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे बड़े हॉस्पिटल और उद्योग के क्षेत्र में अब एक नई दिशा देने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जय नारायण चौकसी जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। दूरदर्शन के हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में मैं सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बधाई भी देता हूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में। सर आपका व्यक्तित्व तो अलग है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक छोटे से गांव से बैंकिंग की नौकरी कर गांव से गगन तक का ये सफ़र आपने कैसे तय किया? देखिए, मैं निश्चित रूप से बहुत छोटे से गांव, पेंड्रा एक गांव है जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मेरा जन्म वहाँ हुआ है और मेरी शिक्षा भी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों शिक्षक थे तो हम लोग 5 भाई बहन थे। तो जब पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं हो जाता था तो कुछ बच्चे उनके साथ, और माँ का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया तो कुछ बच्चे उनके साथ जाते थे। तो वैसे मेरी शिक्षा बिलासपुर, चांपा, निमधा ऐसे 4 जगहों में हुई है। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं जबलपुर के साइंस कॉलेज से मैंने एमएससी की डिग्री पास की। उसके बाद मैंने 16 साल तक बैंक में नौकरी की। उसी बीच मुझे कुछ नेताओं का संपर्क हुआ और मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रथम निजी क्षेत्र का नो एड नो ग्रांट के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सौभाग्य मुझे मिला है। उसमें मैं आज विशेष रूप से यहाँ पर, क्योंकि उस समय यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन था और सेंट्रल में कांग्रेस का शासन था, और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पहली प्राथमिकता थी कि स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी चाहिए। केवल साउथ में ही कॉलेजों को एनओसी मिलती थी, नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट ने कोई एनओसी जारी नहीं की थी। बटवा जी ने मुझे पहली एनओसी जारी की और अर्जुन सिंह ने मेरे को कॉलेज की परमिशन दी। इसलिए मैं उन दोनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया, इसलिए वो दोनों नेता बधाई के पात्र। धन्य है ये धरती जिसने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया। पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की संस्थापना श्री जय नारायण चौकसी जी द्वारा किया गया, जहां हर वर्ग के लोगों को, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे पता चला है कि आपके कॉलेज में एफोर्डेबल एंड जेन्युइन क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। इस पंच लाइन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने, चूँकि मेरे माँ बाप दोनों शिक्षक थे, मैंने बताया आपसे, इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में 2 चीज़ें की। मैं बच्चों के भविष्य बनाने के लिए कॉलेज चलाता हूँ और वहाँ अनुशासन को मैंने प्राथमिकता दी। मैंने अपने कॉलेज में बच्चों को नकल नहीं करने दी, और अभी हमारे यहाँ तो अनुशासन इतना है कि यदि बच्चा मोबाइल लेके आता है और कॉलेज में मोबाइल लेके चलता है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्लास में जैसे मैं भी पढ़ा हूँ तो क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और 40 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। बाकी के जो 37 बच्चे होते हैं उन बच्चों का भी अपना कुछ फ्यूचर होता होगा, करियर होता होगा। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो क्या उनका ही एडमिशन आपके कॉलेज में होता है या इंटेलिजेंट लोग हैं या जिनके कुछ अलग हुनर हो उनका एडमिशन होता है? क्या है, प्रोफेशनल एडमिशन कॉलेजों में एडमिशन गवर्नमेंट करती है,
जो पहले व्यापम था, आजकल नाम बदल गया है। चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे एमबीए हो, किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज के एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा मंडल बना था, उसके माध्यम से एडमिशन होता। तो जो हमारे यहाँ एडमिशन लेके आते हैं बच्चे, वो वहाँ से सेलेक्ट होके आते हैं, और पहले वो गवर्नमेंट कॉलेजों में जाते हैं, बाद में प्राइवेट कॉलेजों में आते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस अधिक होती है, और इसलिए वो बच्चे आते हैं जो कमज़ोर होते हैं। हम तो कमज़ोर बच्चों को मजबूत बच्चों से आगे बढ़ाते हैं। एक भाषा में कह सकते हैं कि हम उनको घोड़े से अरबी घोड़ा बना के सर मार्केट में लाते हैं। मैंने सुना है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हर चौथा जो घर है मध्य प्रदेश का, भोपाल का, वो हर चौथा घर का कोई ना कोई व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है। तो कल्चुरी फाउंडेशन जो आपने स्थापना की, उसके द्वारा भी आप शिक्षा प्रदान करते हैं, कई सेवाएं प्रदान करते हैं। तो थोड़ा कल्चुरी फाउंडेशन के बारे में बताइए, उसकी संस्थापना कैसे हुई? देखिए, मैंने सन 82 में एक संस्था बनाई थी, है क्षत्रिय एजुकेशन सोसाइटी। उसके माध्यम से मैंने पहले 10 छोटे स्कूल खोले थे। बाद में जब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का मौका मिला, तो मैंने उस बीच मैंने बताया था कि मैं बैंक में नौकरी करता था। बैंक की नौकरी करते करते मैं बिल्डर बन गया था, और जब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का मौका मिला, तो पिछले 10 सालों में, तो 93 से लेकर 2003 तक मैंने करीब 17 इंजीनियरिंग कॉलेजों की परमिशन ग्रांट की। सर ने बिल्डर का काम शुरू किया बैंकिंग सर्विस आने के बाद। सर के पास लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी के बाद सर ने सरस्वती जी को पकड़ लिया। आज उसी सरस्वती जी की देन है कि सर की 3 यूनिवर्सिटीज़, 40 से 50 कॉलेजेस की स्थापना की, जहां पर उच्चतम और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दिया जाता है। सर, मैंने सुना है कि आपका एक हॉस्पिटल है भोपाल में, जहां पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलती है, और वहां हर वर्ग के लोगों को सामान्य सुविधाएं मिलती हैं। मरीजों पर जितनी डॉक्टर की आवश्यकता होती है, नर्स की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, ये सब आप उनको पूरा करके देते हैं। और आपका हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का सबसे अत्यधिक बेड वाला हॉस्पिटल है। तो ये सब आपने कैसे किया? इतने सारे लोगों के बावजूद सबसे अलग कैसे किया आपने? ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो हॉस्पिटल होता है वो टीचिंग हॉस्पिटल होता है। बच्चों को, जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उनका प्रैक्टिकल करने का मुख्य साधन मरीज है, और हम जब तक उनको मरीज़ ला के नहीं देंगे, इसलिए जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है उसमें आप कोई भी हॉस्पिटल से पैसा नहीं कमा सकते। हम तो पिछले जब से कॉलेज खोले हैं 15 हमारी बसें लगी हुई हैं, 400 रेंज किलोमीटर की दूर से हम लोग मरीज़ लाते हैं और उनका फ्री इलाज करते हैं, और फ्री इलाज करके हमारा डॉक्टर उनसे सीखता है, तभी तो अच्छा डॉक्टर बनता है। कितनी अच्छी बात है। और कि अगर आप मेडिकल पढ़ते हैं तो अगर आपको मरीज ही नहीं मिलेगा इलाज करने के लिए, तो बेहतर डॉक्टर कैसे बन सकते? सवाल ही नहीं उठता। तो आप बेहतर डॉक्टर नहीं बन सकते। सर, क्या बात कही आपने। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, और ये मेरा ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न है आपसे, कि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और आपको पूरा देश विदेश और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठा से आपका नाम लेता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मैं नहीं चाहता कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लॉयर बनो, जज बनो, मैं चाहता हूं कि तुम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। और मैंने आपसे बात सुनी है सर, इसके पीछे वो क्या कहानी है? देखिए, मैं पुनः कहता हूँ, इसके कई बार इस बात मैंने कही कि एक बार शैतानों की मीटिंग हो रही थी, तो जो शैतानों का बास था वो पूछ रहा था हर शैतान से, तुमने क्या क्या किया है? तो जो शैतान कहता था, मैंने इतने लोगों को क्या कहते हैं बलात्कार करा दिया, इतनों को मर्डर करा दिया, इतनों को, वो सब कुछ सुनता रहा। इतने में एक बुजुर्ग शैतान बैठा था, उससे पूछा तुमने क्या किया? बोले मैंने आज 2 बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। अरे बोले तुमने सबसे बड़ा काम किया। जो शिक्षा एक ऐसा साधन है जो जीवन को आगे बढ़ा सकती है। जिसने शिक्षा को रोक दिया उससे बड़ी शैतानी दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती, इसलिए उसने उसको वजीफा दिया। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य है कि मैंने 50,000 इंजीनियर बनाए हैं, करीब करीब 10,000 हमारे डॉक्टर बनने को तैयार हो गए हैं, और
उन सब का भविष्य जो करीब करीब 12,000 इंजीनियर हमारे विदेशों में हैं, हमारी संस्था से पढ़े, तो उनका परिवार निश्चित रूप से आज बहुत अच्छी स्थिति में है। उन बच्चों का करियर बना तो उनके माँ बाप भी सराहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं आप, उससे आप बहुत पैसा कमा। मैंने आज तक 40-45 जो हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने उससे जो कमाई हुई है, जो बच्चे फीस आए, मैंने आज तक एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया। तो आप पूछेंगे ये पैसा आया कहाँ से? मैंने कहा था ना कि मैंने बिल्डरशिप का काम किया था और आज भी मेरे पास 30-40 प्लाट हैं। एक प्लाट बेचता हूँ, पहले 40 रुपये स्क्वायर फीट था, आज वो 4,000 रुपये स्क्वायर फीट है। एक प्लाट बेचता हूँ, मेरा पूरा परिवार साल भर ऐसे खाता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष दर्जा, और आपसे बताऊं एक ऐसे व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश की धरती पर रहता है और उसकी सोच लोगों से अलग है। फ्री इलाज, शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम, नए आविष्कार और अब उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहल। सर, मध्य प्रदेश में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समाज को आप एक कौन सी ऐसी बात कहना चाहेंगे कि इस समाज को एक नई दिशा, नई सोच मिले? देखिए, मेरा अपना खुद का सोच है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं ज़िंदगी में। आप कितना जो भी काम करो, ये सोचो कि उससे अच्छा काम दुनिया का है ही नहीं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप चपरासी हों, बाबू हों, कुछ भी हों, ये सोचिए। चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप दूरदर्शन में काम करते हो, कहीं भी काम, ये सोचिए इससे अच्छा काम दुनिया का हो ही नहीं सकता। और ये बात मैं अपने बच्चों को भी, अपने स्कूल कॉलेज में भी बताता हूँ। जहाँ पर हो, जैसे हो, ये सोचो कि इससे अच्छा काम नहीं, उसको आपने यदि सही श्रद्धा विश्वास से किया तो आपका नाम वहीं हो जाएगा, आप वहीं पूजे जाएंगे, सराहे सर, जाएंगे। बहुत अच्छी बात। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने आपके अंदर एक बचपन वाला रूप 76 साल की उम्र में देखा है और मुझे पता चला है कि सर अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं भी किसी वक्त चले जाते हैं और लिफ्ट से नीचे जाते हैं और लिफ्ट से ऊपर आते हैं और तमाम बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं। कॉलेज के बच्चों को ये पता नहीं होता कि हमारे साथ जो व्यक्ति लिफ्ट में वो कौन है। मुझे पता चला है कि आपका जो ये हुनर है, इससे आप अपने बचपने को जीते हैं, याद करते हैं, और ये सब ऐसा करने के पीछे आपकी वो कौन सी शक्ति है जो आप ऐसा करते हैं और आप इतने पॉजिटिव रहते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़े भगवान कौन है। मैं सब लोगों से पूछता रहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो कोई कहता है शंकर है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता, मैं कहता हूँ नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान माँ बाप है। आप यदि हैं तो आप बहुत भाग्यशाली, नहीं हैं तो उनको याद कीजिए। जहाँ भी जाओ, मैं जब भी घर से निकलता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, आज यहाँ आ रहा था तो भी उनको याद करके आया। मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले उनको याद करता हूँ, फिर निकलता हूँ। मेरे पास जो ताकत है, शक्ति है, वो मेरे माँ बाप। आज जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, सर का संदेश है कि दुनिया में सबसे बड़े जो भगवान हैं वो आपके माता पिता हैं। आप उनकी इज्जत करें, आप उनका सम्मान करें, और जब भी घर से निकलें, आप उनके पास हों या दूर हों, आप उन्हें याद करें, तो आपकी सारी शक्तियाँ मिलेंगी, आप बहुत खुश रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। सर, कुछ आपकी ऐसी मेमोरी, कुछ ऐसी यादें जो आज आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैंने एक छोटे से साक्षात्कार में पढ़ा था कि आपने लोगों को अमीर होने का, पैसावान बनने का, मूल्यवान बनने का ऐसा एक गुण बताया था। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे दर्शकों को वो गुण पता चले, ताकि मध्य प्रदेश के या देश के, विदेश के, दुनिया के जितने लोग इस शो को देख रहे हो, आपकी जो छोटे से गांव से जो शुरुआत हुई और आज आप गगन तक हैं, उनमें उन लोग को सहयोग मिले। मैंने कहा ना, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। दूसरा, दो चीज़ें हैं, आपका कर्म और आपका भाग्य। कर्म करने के अधिकारी आप हैं, भाग्य ऊपर वाला देता है। तो सर, और भाग्य चमकाने का तरीका मैं बता सकता हूँ। उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, जो मैंने अभी पहले कहा कि एक ने मुझसे प्रश्न किया कि भाग्य और कर्म एक साथ कैसे हो सकते। मैंने कहा देखिए, मैं बैंक में नौकरी करता था ना,
तो मुझे एक चीज़ मालूम है, बैंक लाकर खोला है आपने, तो लाकर में 2 चाबी होती है। एक चाबी जो है वो आपकी, उसे मैं कर्म की चाबी कहता हूँ, जब तक आप जाके खोलोगे नहीं तब तक वो खुलेगी नहीं। उसी तरह दूसरी चाबी वो ब्रांच मैनेजर के पास होती है, जिससे कि मैं भाग्य की चाबी कहता हूँ। भाग्य की चाबी जब तक नहीं लगाएगा, आप कर्म कितना भी करते रहे हैं वो नहीं खुलेगा। जिस समय वो आगे भाग्य की चाबी लगेगी तब खुलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि भाग्य की चाबी उन्होंने लगा दी, आपने कर्म ही नहीं किया तो नहीं खुले। यदि कुछ आपको आगे बढ़ना है तो भाग्य और कर्म दोनों को, कर्म आपको करना है। अब भाग्य चमकाने का तरीका मैंने बता दिया कि माँ बाप को पूजो, उससे भाग्य बढ़ जाएगा। वर्तमान स्थिति और वर्तमान के कार्यों की योजना और आपके द्वारा किए गए कार्य की सराहना पूरी दुनिया करती है। आप अपनी कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी आगे मेरा उद्देश्य है कि हमारा जो जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो विश्व में अपना स्थान बनाए, ऐसा मेरा सोच है और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी मैंने उद्योग के क्षेत्र में काम शुरू किया है, फार्मेसी और फार्मा और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम शुरू किया है। मैंने शुगर इंडस्ट्रीज़, राइस मिल, ऑयल मिल मैंने डाल दिए और एक इथेनॉल प्लांट डाला है। आगे मेरा एक CNG गैस बनाने का भी एक प्लांट डालने का स्कीम है, जिससे मेरा उद्देश्य मात्र ये है कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके, अधिक से अधिक लोग उससे सुखी हो सके। आपकी योजनाओं से मैंने इसी सीखी है कि आपकी एक ऐसा संस्थान है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो उसके बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन, कॉलेज, उसकी पढ़ाई लिखाई के बाद उसकी नौकरी, एक ऐसा संस्थान जो आपने बनाया जो आज आपके विचारों पर उतरा है, जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन चलता है। तो आप उस रेखा के अंदर आते हैं जहाँ पर लोग आपसे जुड़ते हैं तो उनकी भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। देखिए, मैंने कभी किसी को नौकरी नहीं दी, मेरे संस्थान में मैं नौकरी नहीं देता। मैं हर को साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरा LNCT परिवार या मेरा परिवार बोलता हूँ, मेरा जो उद्योग है, मैं बोलता हूँ मेरे परिवार के सदस्य बनो तो मैं आपको साथ जोड़ूंगा। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, एक डॉक्टर का इंटरव्यू लेने के बाद बेटे ने कहा कि पापा इनसे पूछ लीजिए इनको ज्वाइन कराना है। वो मेरे पास आए तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका बायोडाटा देखने के बाद, मैंने कहा बायोडाटा देखने के बाद डॉक्टर साहब आपको नौकरी करना है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा नौकरी करना तो आप मेरे यहाँ मत ज्वाइन कीजिए, कहीं और ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने क्या मतलब? तो मैंने कहा देखिए यदि नौकरी करना तो आपका बायोडाटा बहुत अच्छा है, आपकी बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा आपकी ज्ञान है, आप कहीं जाके और नौकरी कर लीजिए। आप मेरे यहाँ काम करना चाहते हैं तो मेरे परिवार के सदस्य बन के काम कीजिए तो मैं आपको जोड़ लूँगा। उन्होंने बोला मतलब क्या है बोल रहे हैं चौकसी जी? तो मैंने कहा देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास एक छोटी सी दुकान है, आपने अपनी दुकान खोलने गए, आपका नौकर नहीं है तो आप खुद ही ताला खोलेंगे, आपका नौकर नहीं है तो आप अपनी गद्दी खुद ही साफ़ कर लेंगे। और वहीं यदि आप किसी सरकारी नौकरी में या कहीं काम करते हैं, सरकार की नौकरी में नौकरी करते हैं, तो आप जब तक आपका चपरासी आके आपकी टेबल साफ़ नहीं करेगा आप बैठेंगे नहीं, जब तक वो ताला नहीं खोलेगा आप खोलेंगे नहीं। क्या बात है सर, समझे? तो आप मेरे परिवार में जुड़ जाइए और काम करिए। उस दिन से वो परिवार में जुड़ गए और पता चला कि साल भर में उन्होंने वो रिकॉर्ड बना दिया कि कोई भी नहीं बना सकता। ये परिवार में जुड़ने का। सर ने कभी अपने नाम रिकॉर्ड बनाने की और नाम करने की कोशिश नहीं की। सर ने समाज को बेहतर दिशा, समाज को नई ऊंचाई और समाज में अपने योगदान को हमेशा गंभीरता से लिया। सर, आपने अपने संस्था से जुड़े लोगों की एक खूबसूरत कहानी बताई, बट आज जो ये देश विदेश में आपका शो देखा जा रहा है, अगर वो सभी लोग आपसे जुड़ना चाहें तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि कहीं भी कहें, कोई भी काम करें, जैसा भी काम करें, उस काम में पूरा समर्पण के साथ जुड़ जाइए। मेरे साथ जुड़िए, चाहे कि जिसके साथ। आप दूरदर्शन में बैठे हैं, दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, समझ लीजिए, तो ये समझिए कि इससे अच्छा जगह कहीं नहीं है। और आप वहाँ करेंगे ना तो आप समझ लीजिए सफलता में। आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं, बहुत बड़ा लोगों का सोचना है कि मैंने सुना है कि श्री जैन नारायण चौकसे जी से मिलना मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सर की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि सर से 100 लोग मिलने के लिए आते हैं तो सर
हर व्यक्ति को अपना समय देते हैं और सर मिलने के बाद हमेशा उसे याद रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी करते हैं। और अगर आप उनसे मिलकर अपनी समस्या बताएंगे तो जितना हो सके वो प्रयास करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज मुझे बताकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग इनके प्रयास को आगे बढ़ाएं, आप इनके प्रयास में अपना हाथ बटाएं और इनसे जुड़कर आगे बढ़ें। तो सर, आज हमारे इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। दूरदर्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरे देश में दूरदर्शन की अपनी अलग पहचान है। यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो निश्चित रूप से किसी के विज्ञापन के लिए नहीं और किसी के नाम बढ़ाने के लिए नहीं। यहाँ जो यथार्थ है उसे ही दिखाया जाता है। मैं इसलिए दूरदर्शन को तारीफ़ करता हूँ। गांव से गगन तक, श्री जय नारायण चौक से हमने आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से आज मिलाया और मैं अब चाहूँगा कि आज सर देश के नाम, हर वर्ग के लोगों के नाम और जो लोग इस शो देख रहे हैं उनके लिए अपना एक संदेश दें और उस संदेश में ज़रूर ही लोगों का हित होगा और लोग सोचने पर मजबूर होंगे। मैंने कहा ना, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, पहली बात तो कभी निगेटिव नहीं होना, कभी ना नहीं करना। मैंने आज तक ना करना नहीं सीखा। कई बार मुझे लोग बोलते हैं, अरे भाई वो आया था तुमसे ऐसा कहा, तुमने ना भी नहीं किया और वो तुमको ठग के चला गया। मैंने कहा मुझे क्या ठगेगा, वो खुद ही ठग रहा है, अपने आप को ठग रहा है, मुझे नहीं ठग रहा है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और सबका भला सोचो, ज़िंदगी आपका भला। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैं जानता हूँ कि मेरा भी बुरा नहीं हो सकता। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएं। आप भी किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, आपका भी बुरा नहीं हो सकता, ये मैं कहता हूँ। श्री जय नारायण चौकसे जी, समय और विचारों के लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके आगामी प्रोजेक्टों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि फिर से हमारी मुलाकात होगी जहां पर हम आपको निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते देखना चाहेंगे। धन्यवाद।